आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लर्न डेली 61 पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने एनपी 1968 देखा था, जो भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, और 1986 एनपी 1986 भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग देखेंगे कि 1986 की क्या विशेषताएं थी, क्यों बनी और उसके उद्देश्य क्या थे। ये सारे पॉइंट आज हम लोग देखेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और देखिएगा कि क्या इसके इम्पोर्टेंस थी, इसके उद्देश्य क्या थे, इसकी विशेषताएं क्या थी, ये सब देखिएगा। और जिन लोगों ने 1968 एनपी 1968 वाली वीडियो नहीं देखी है, उसको देख लेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर, देखते हैं कि क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बोल सकते हैं, या फिर एनपी 1986 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 भी बोल सकते हैं। इतने नाम है इसके। और ये किस प्रधानमंत्री के समय पर आई थी? हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि एनपी 1968 या भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसके समय पर आई थी। उस समय पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और जब एनपी 1986 आया तो उस समय पीएम कौन थे? उस समय पीएम थे राजीव गांधी। जब पहली शिक्षा नीति आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो इनकी माँ थी पीएम, और उसके बाद जो है सेकंड शिक्षा नीति जब 1986 आई तो राजीव गांधी थे। और उस समय एमएचआरडी के मिनिस्टर कौन थे, जिसका नाम अब बदल करके शिक्षा मंत्रालय हो गया है। उस समय जो है एमएचआरडी के मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। या पूछ सकता है कि उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे, जिनके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय, तो उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। और प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। क्यों लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986? क्योंकि पहले 1968 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी थी, फिर इसको लाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उस टाइम पे और सारे देश भारत से बहुत आगे निकल रहे थे, जो है उनमें वो बहुत ही उन्नतिशील हो रहे थे, और भारत उस समय पे बहुत पीछे था। तो फिर एक नई शिक्षा नीति की कमी महसूस की गई, और जो 1968 की शिक्षा नीति थी वो उतना अच्छे से लागू भी नहीं हो पाई थी। तो फिर एक नई शिक्षा नीति बनती है, जिसका नाम था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसमें शिक्षा के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया गया, जिसमें जो कमियां रह गई थी 1968 में, उन सब कमियों को इस शिक्षा नीति में दूर किया गया। तो हम लोगों ने देख लिया कि उस समय पीएम कौन थे और शिक्षा मंत्री कौन थे। इसकी घोषणा कब की गई? घोषणा इसकी हुई सबसे पहले तो जनवरी में। कब होती है घोषणा इसकी? जनवरी में होती है कि जो है एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाएगी। जनवरी में इसकी घोषणा होती है, जनवरी 1985 में। फिर 20 अगस्त 1985 को, कब? 20 अगस्त 1985 को शिक्षा की चुनौती, एक नीतिगत आयाम, इस नाम से एक पुस्तक जारी की जाती है, एक दस्तावेज प्रकाशित किया जाता है। किस नाम से? शिक्षा की चुनौती। इस नाम से 20 अगस्त 1985 को एक पुस्तक प्रकाशित की जाती है। उसके बाद फिर लागू कब होती है? लागू हुई है मई 1986 में। घोषणा तो इसकी जनवरी में हो गई थी, और फिर उस पर जो है एक पुस्तक आई, किस नाम से? शिक्षा की चुनौती, एक नीतिगत आयाम, इस नाम से एक पुस्तक प्रकाशित हुई 20 अगस्त 1985 को। लेकिन लागू कब की गई है शिक्षा नीति? मई 1986 में नई शिक्षा नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया जाता है। ये जो है प्रारूप, ये कितने खंडों में विभक्त था? 12 मुख्य खंडों में ये विभक्त था, इसको याद रखिएगा। और नीति लागू करने के लिए एक अलग प्रोग्राम बनाया गया था। इसके अंतर्गत जितनी भी नीतियां, जो प्रोग्राम बनाए गए, उन सबको लागू करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया, जिसका नाम क्या था? प्रोग्राम ऑफ एक्शन। क्या नाम था? प्रोग्राम ऑफ एक्शन। जितने भी प्रोग्राम थे, जितने भी नीति थी, उनको लागू करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया जाता है। और इस कार्यक्रम के 24 भाग थे। कितने भाग थे? 24 भाग थे इस कार्यक्रम के। लेकिन शिक्षा नीति के कितने खंड थे? 12 खंड थे, और इस प्रोग्राम के 24 भाग थे, याद रखिएगा। इसका शीर्षक का क्या नाम था? जो रिपोर्ट आई उस शीर्षक का नाम था सबके लिए शिक्षा। क्या था? सबके लिए शिक्षा। अब देखते हैं कि 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के उद्देश्य क्या थे। पहला उद्देश्य इसका क्या था कि छात्रों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति के साथ साथ चारित्रिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। और क्या था? शिक्षा के द्वारा छात्रों का शारीरिक बौद्धिक विकास करना, मतलब सर्वांगीण विकास करना बच्चे का, उसके चारित्रिक जो है आध्यात्मिक, शारीरिक, बौद्धिक, हर तरह से बच्चे का डेवलप करना। और क्या था? छात्रों में परिस्थितियों की विषमता को बदल डालने का आत्मविश्वास पैदा करना।
फोर्थ क्या था? सामाजिक, तकनीकी तथा सांस्कृतिक परिवेश के प्रति जागरूकता पैदा करना। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की सामाजिक व आर्थिक उन्नति, उसके क्षमता और सृजनशीलता को बढ़ाना। ये सारे उद्देश्य थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के। अब इसके मूल तत्व क्या-क्या थे, ये हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या था? पहला था राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम 10+2+3। इसको हम लोगों ये जो है ये सुझाव दिया कहाँ गया था? ये कोठारी आयोग में ही दिया गया था, लेकिन लागू इसको किया गया 1968 में। वहां भी ये अच्छी तरह से लागू, हर जगह नहीं लागू हो पाया। फिर इसको जो है 1986 में अच्छी तरह से लागू किया गया। 10+2+3 मतलब 10th तक की शिक्षा, उसके बाद फिर 2 स्तर की 11th 12 और फिर 3 जो है डिग्री या फिर ग्रेजुएशन 3 साल का। ये था 10+2+3 का जो शिक्षा कार्यक्रम था, पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया। सेकंड पॉइंट क्या था? मूल्यों की शिक्षा देना। मूल्यों की शिक्षा से क्या मतलब है कि व्यक्तियों की समानता, उनकी एकता पर बल देना, उनको उनके अंदर से अंधविश्वास और ये पाखंड, इन सारी चीजों को दूर करना शिक्षा के माध्यम से। ये था मूल्यों की शिक्षा देना। एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप्ड, क्या मतलब है? विकलांगों के लिए शिक्षा। विकलांगों के लिए शिक्षा के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए गए। कौन कौन से? जैसे विकलांगों के लिए व्यवसाय प्रशिक्षण, जिला स्तर पर छात्रावास, इन सब पर बल दिया गया 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हर एक लोगों के लिए, चाहे वो हैंडीकैप्ड हो या स्त्रियों की शिक्षा के लिए या फिर बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक स्तर के हो या माध्यमिक स्तर के या फिर विश्वविद्यालयी शिक्षा, हर एक शिक्षा के लिए एक अलग-अलग से पाठ्यक्रम बनाया गया। उनके ज़रूरत के हिसाब से उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता, हर एक पहलू पर अच्छे से ध्यान दिया गया और हर एक पहलू के लिए अलग-अलग पाठ्यक्रम उनकी जो है उनके अनुसार बनाया गया। एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप्ड हो गया। उसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या? अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए, मतलब एससी एसटी के लिए शिक्षा। उनके लिए शिक्षा कैसी होगी, उनका पाठ्यक्रम कैसा होगा, वो जिस स्थान पर रहते हैं उनके अनुसार पाठ्यक्रम बनाया जाए, उनके मदर टंग में पाठ्यक्रम बनाया जाए, पढ़ाया जाए। इस तरह से जो है जहाँ वो रहते हैं वहीं पर स्कूल की स्थापना की जाए। ये सारे कार्य जो है कार्यक्रम जो है प्रयास किए गए इस शिक्षा नीति में। जैसे आश्रम विद्यालय खोलना, व्यावसायिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना, ये सारे प्रयास किए गए। फिर गणित एवं विज्ञान शिक्षण, इसकी भी शिक्षा के लिए जोर दिया गया। प्राथमिक शिक्षा से लेकर के विश्वविद्यालयी शिक्षा तक कृषि पर जो है जोर दिया जाए, उसके लिए अध्ययन कराया जाए, उस जो है कृषि को उन्नतिशील बनाया जाए, इसके लिए शिक्षा दी जाए। फिर शिक्षक के लिए भी शिक्षा, शिक्षक के लिए ट्रेनिंग, शिक्षक प्रशिक्षण कैसे हो, उनके वेतन भत्ते में सुधार और ये सारे आचार संहिता लागू करना, ये सारे जो है प्रयास किए गए शिक्षा नीतियों में। परीक्षा प्रणाली में जैसे आंतरिक बाह्य मूल्यांकन करना, फॉर्मेटिव अनसमेटिव असेसमेंट करना, ये सारे किए गए। फिर स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया गया। स्त्री शिक्षा के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए स्त्रियों के लिए, उनके लिए पाठ्यक्रम बनाया जाए, उनको भी समान शिक्षा मिले। स्त्री शिक्षा के लिए ये प्रयास हो गए। फिर पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा के लिए भी, पूर्व बाल्यावस्था मतलब 6 वर्ष से बालक के, 3 से 6 वर्ष के बालक के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और पूर्व बाल्यावस्था तथा प्राथमिक शिक्षा हो गया। इसके लिए क्या किया जाए कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापक, जैसे आंगनबाड़ी जो है उसी तरह से कि बालवाड़ियों की स्थापना की जाए, जिसमें बालक के पोषण का ध्यान रखा जाए, उसको पढ़ाया जाए, जिनमें कम से कम क्या होगी, इस ऐसे विद्यालयों में कम से कम 2 अध्यापक होंगे और जिनमें कम से कम 1 महिला हो। विद्यालय छोड़ने वाले बालकों के लिए वृहद एवं व्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाए। अनौपचारिक, उस समय ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा हो रहा था, बच्चे स्कूल छोड़ के जा रहे थे, तो उसके लिए भी एक अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाए। कुछ लोगों को जॉब भी करनी होती थी, फिर पढ़ाई करनी होती थी, इसलिए सारे लोगों को शिक्षित किस तरह से किया जाए, इसके लिए कार्यक्रम चलाए गए। 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ये तो हम लोगों ने 1968 में भी देख लिया था कि अनुच्छेद 45 में बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। फिर शारीरिक दंड का शिक्षा प्रणाली में कोई स्थान नहीं होगा। अल्पसंख्यकों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अल्पसंख्यक जैसे सिख, ईसाई, जैन, बौद्धिज्म, इन जिन लोगों की संख्या कम है उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ग्रामीण विश्वविद्यालय क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों के रूपांतरण के लिए महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय का नया पैटर्न विकसित किया जाए। ये था
और उनके एकीकृत करने पर बल दिया जाए। ग्रामीण विद्यार्थियों की भी शिक्षा के लिए जोर दिया गया। नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई। नवोदय विद्यालय से क्या मतलब था कि जो गाँव के प्रतिभाशाली बालक हैं, उनके लिए एक विद्यालय की स्थापना की जाए। नवोदय विद्यालय किसके लिए होता है? जो गाँव के बच्चे होते हैं, रूरल एरियाज़ के, उनके जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, उनके लिए नवोदय विद्यालय खोले जाएँ और यह विद्यालय 6 से 12 तक होता है। अब नवोदय विद्यालय के बारे में हम लोग सब कुछ जान लेते हैं अच्छे से, क्योंकि केवीएस इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि केवीएस और एनवीएस में क्या अंतर होता है, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में। तो क्या होता है कि जो केंद्रीय विद्यालय होता है, वो जो है प्राथमिक से लेकर के होता है, और लेकिन यह नवोदय जो होता है वो कक्षा 6 से स्टार्ट होता है, 12 तक होता है, और इस विद्यालय को शिक्षा की गति निर्धारक कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षा का गति निर्धारक कहते हैं। इसमें 75% कितने? 75% जो होते हैं वो गाँव के बच्चे तथा 25% शहर के बच्चे होते हैं, और हर जिले में एक नवोदय विद्यालय होता है। और एनसीईआरटी जो है प्रवेश परीक्षा लेती है, जो कि नवोदय विद्यालय में एंट्रेंस एग्जाम होता है, फिर प्रवेश मिलता है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में ऐसा कुछ नहीं होता है, एंट्रेंस नहीं होता है। तो जो नवोदय विद्यालय में एंट्रेंस होता है वो कौन लेता है, उसका एग्जाम कौन कराती है? तो एनसीईआरटी कराती है। ये हो गया नवोदय विद्यालय। तो अगर पूछ लिया जाए पेपर में कि नवोदय विद्यालय की बात सबसे पहले कहाँ की गई, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में नवोदय विद्यालय की बात की गई। माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाए, प्रौढ़ शिक्षा एडल्ट एजुकेशन की बात की गई। इसके लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए सबको साक्षर बनाने के लिए। फिर ओपन यूनिवर्सिटी की बात किसमें की गई? 1986 में की गई। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी, जैसे हम लोगों ने देखा नवोदय विद्यालय हो गया, ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, स्त्रियों के लिए शिक्षा, ये सारी। उन्हें क्या था? उच्च शिक्षा एवं खुला विश्वविद्यालय 1950, सॉरी 50 नहीं होगा, यहाँ 50 ही होगा। 1985 में स्थापित किया इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को समृद्ध किया जाए, इसका और अच्छे से डेवलपमेंट किया जाए। जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से भी घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, जो लोग बाहर नहीं जा सकते, स्त्रियां जो घर से बाहर नहीं जा सकती हैं या फिर विद्यालय दूर है, वो लोग पढ़ाई कर सकती हैं। कंप्यूटर साक्षरता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर साक्षरता की बात या कंप्यूटर की बात सबसे पहले किस शिक्षा नीति में की गई, तो कंप्यूटर कहाँ से आया शिक्षा में, तो वो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आया। इस बात को आप लोग जरूर याद रखिएगा। जिस तरह से कॉमन स्कूल सिस्टम की बात कोठारी आयोग में की गई थी, और जो है उसी तरह से 1986 में कंप्यूटर साक्षरता की बात की गई। और पड़ोसी विद्यालय की बात किसमें की गई थी? 1968 की शिक्षा नीति में। शैक्षिक अव्यय समाप्त करने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि उस समय जो है अव्यय अवरोधन बहुत ज्यादा था, इसके लिए भी जो है व्यवस्था की जाए। क्या? मूल्यांकन जो है संपूर्ण वर्ष में निश्चित समय अंतराल पर करना, विद्यालय की व्यवस्था छात्रों की सुविधा अनुसार करना, और क्या? छात्रों को अनुत्तीर्ण ना करना, ये भी था एक पॉइंट। ये थे शैक्षिक अव्यय जो है समाप्त करने के लिए। और फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं एग्जाम में कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, यह स्टार्ट कब हुआ। तो क्या था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? इसकी बात भी 1986 में की गई, लेकिन ये बात इसकी 1986 में कही गई थी शिक्षा नीति में, लेकिन ये स्टार्ट हुआ था 1987 में। इसको याद रखिएगा कि ये स्टार्ट कब हुआ था? 1987 में। बात तो कही गई थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के 1986 में, स्टार्ट हुआ ये 1987 में। क्या था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? कि विद्यालय में न्यूनतम 2 अध्यापक, 2 बड़े कमरे, श्यामपट्ट, नक्शे, चार्ट और शिक्षण उपयोगी खेल सामान व अन्य शिक्षण सामग्री की व्यवस्था की जाए। मतलब विद्यालय को न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं देना, जिसमें 2 बड़े कमरे हों, 2 टीचर हों, श्यामपट्ट, नक्शे, चार्ट, ये सारी चीजें, भौतिक जो वस्तुएं वो उपलब्ध कराना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत आता है। 1987 से 95 तक, क्या है? 1987 से 95 तक याद रखिएगा। यह कार्यक्रम केवल प्राइमरी स्कूल में चला। जब ये स्टार्ट हुआ 1987 में, और तब से लेकर के 1995 तक यह केवल प्राइमरी स्कूल के लिए था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, लेकिन 1995 से यह उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी शामिल हो गया। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। और फिर क्या हुआ? ये 1 अप्रैल 2002 को यह कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान में मिला दिया गया। एसएसए में कब मिला दिया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? 1 अप्रैल 2002 को ये सर्व शिक्षा अभियान में मिला दिया गया। लेकिन स्टार्ट कब हुआ था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? 1987 में स्टार्ट हुआ था। और यह उसको उच्च प्राथमिक में कब मिलाया गया? 1995 में। और एक पॉइंट था
डिग्री को नौकरी से अलग करना क्या है? डिग्री को नौकरी से अलग करना, ये पॉइंट भी 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन शब्द का पहली बार प्रयोग 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया था। इसको याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलिमेंट्री एजुकेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया? 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया। तो ये थे 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है। इससे आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन लगभग जो बनते हैं वो सारे ही आप लोगों को मिल जाएंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।